नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम समय में थोड़ा पीछे चलेंगे, उस दौर में जब दुनिया बहुत तेजी से बदल रही थी। 18वीं और 19वीं सदी में जब ब्रिटेन में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगीं और शहर अचानक से बढ़ने लगे, तो इसका असर सिर्फ इमारतों और सड़कों पर नहीं पड़ा। इसने लोगों की जिंदगी के हर पहलू को, मतलब उनकी जड़ों तक को हिला के रख दिया। बिल्कुल। आज हम कुछ ऐतिहासिक स्रोतों और दस्तावेजों के आधार पर यही समझने की कोशिश करेंगे। गांव छोड़कर शहर आए लोगों के लिए परिवार का मतलब कैसे बदल गया, मर्द और औरत के रिश्ते में क्या नई दूरियां आईं, क्या नए तनाव आए, और सबसे दिलचस्प, जब लोगों को काम से थोड़ी फुर्सत मिली तो उन्होंने अपना खाली समय कैसे बिताना शुरू किया। यह सिर्फ एक ऐतिहासिक बदलाव नहीं था, यह आज के हमारे समाज की नींव है। तो चलिए इस कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं और देखते हैं कि औद्योगिक शहर की उस भट्टी में आज का आधुनिक समाज कैसे ढला। अच्छा, तो शुरुआत करते हैं उस इकाई से जो किसी भी समाज का केंद्र मानी जाती है, परिवार। हाँ। हमारे स्रोतों से पता चलता है कि औद्योगिक क्रांति से पहले का परिवार वो आज के परिवार जैसा बिल्कुल नहीं था। वो सिर्फ एक घर में रहने वाले लोगों का समूह नहीं था, बल्कि अपने आप में एक छोटी सी फैक्ट्री या खेत की तरह था। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। उस व्यवस्था में परिवार मतलब प्रोडक्शन और कंजम्पशन दोनों का केंद्र था। परिवार के सदस्य मिलकर कुछ बनाते थे, चाहे वो कपड़ा हो, औजार हो या खेत में अनाज उगाना हो, और फिर मिलकर ही उसका इस्तेमाल करते थे। घर और काम करने की जगह एक ही थी। अच्छा। तो इस वजह से परिवार के सदस्यों के बीच एक बहुत मजबूत आर्थिक और सामाजिक रिश्ता होता था। उनकी जिंदगी एक दूसरे पर पूरी तरह निर्भर थी। और जब लोग शहर आए तो ये पूरी व्यवस्था टूट गई। ऐसा क्या हुआ शहर में कि सदियों पुरानी ये पारिवारिक एकता बिखरने लगी? इसकी सबसे बड़ी वजह थी काम का घर से बाहर निकल जाना, मीलों दूर फैक्ट्रियों में चले जाना। अब परिवार के सदस्य एक साथ काम नहीं करते थे। पति शायद किसी फैक्ट्री में 12 घंटे की शिफ्ट कर रहा है, पत्नी किसी और के घर में काम कर रही है, और बच्चे शायद किसी मिल में। वो अलग अलग समय पर घर आते, थके हारे होते, और एक दूसरे से बात करने का मौका भी बहुत कम मिलता था। तो वो जो एक साथ काम करने वाली भावना थी, वो खत्म हो गई। एग्जैक्टली। परिवार अब सिर्फ साथ रहने की एक जगह बन गया, साथ मिलकर कुछ बनाने की नहीं। और खासकर मजदूर वर्ग में इससे रिश्ते बहुत कमजोर हुए। ये बात मुझे बहुत दिलचस्प लगती है कि औरतों के लिए ये अनुभव बहुत अलग-अलग था। ऐसा लगता है जैसे एक ही शहर में दो अलग-अलग दुनियाएं बस रही थीं। एक तरफ मजदूर औरतें थीं और दूसरी तरफ अमीर घरों की महिलाएं। इनके जीवन में क्या फर्क था? उसे फैक्ट्री में या किसी के घर में काम करने के बदले पैसा मिलता था। पहली बार उसके हाथ में अपनी कमाई थी, तो उसे अपनी जिंदगी पर थोड़ा ही सही पर एक कंट्रोल महसूस हुआ। अच्छा। लेकिन इसके ठीक उलट, जैसे जैसे परिवार अमीर होता जाता, मतलब मध्यम या उच्च वर्ग में जाता, महिलाएं घर की चारदीवारी में और ज्यादा कैद होती चली गईं। ये तो बड़ा विरोधाभासी लगता है। हम्म। ऐसा क्यों था कि पैसा आने पर औरतें और ज्यादा घरों में सिमट गईं? क्योंकि उस समाज में एक नई सोच पैदा हो रही थी। घर की महिला का काम ना करना पति की इज्जत और उसके सफल होने का प्रतीक बन गया था। घर में घरेलू नौकरानियों की फौज होती थी, जो खाना पकाने से लेकर बच्चों को संभालने तक का सारा काम करती थी। तो अमीर महिलाओं के पास करने को कुछ होता ही नहीं था। कुछ भी नहीं। वो घरों में अकेली ऊबी हुई रह जाती थी, और इसी वजह से समाज के सुधारकों में एक चिंता फैल गई। उन्हें लगा कि परिवार टूट रहा है, समाज बिखर रहा है। और इस बिखराव का ठीकरा उन्होंने औरतों पे फोड़ दिया। बिल्कुल। उनका समाधान ये था कि परिवार को बचाने के लिए औरतों का घर पे रहना जरूरी है। उन्हें एक अच्छी माँ, एक अच्छी पत्नी की भूमिका में वापस लाना होगा। तो एक तरफ मजदूर औरत मजबूरी में घर से बाहर निकल रही थी, और दूसरी तरफ अमीर औरत को समाज वापस घर के अंदर धकेल रहा था। ये एक बड़ा सामाजिक तनाव था उस दौर का। इसी तनाव से एक और बड़ा बदलाव जुड़ा है। शहर ने लोगों की सोच को भी बदला। मैं की भावना हम की भावना से ज्यादा जरूरी होने लगी थी, जिसे हम व्यक्तिवाद कहते हैं। लेकिन लगता है ये मैं होने की आजादी भी सबके लिए बराबर नहीं थी। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यहाँ एक बहुत साफ बंटवारा हुआ, पब्लिक और प्राइवेट स्पेस का। घर के बाहर की दुनिया, सड़कें, बाजार, दफ्तर, क्लब, राजनीतिक सभाएं, ये सब पब्लिक स्पेस बन गया, और इस पर मर्दों ने अपना कब्जा जमा लिया। ये मर्दों का इलाका माना जाने लगा। जहां वो काम करते, दोस्त बनाते और देश दुनिया के मुद्दों पर बात करते। बिल्कुल। और घर को प्राइवेट स्पेस बना दिया गया, जो औरतों की दुनिया थी। हाँ, घर को औरत के लिए एक सुरक्षित, पवित्र जगह की तरह देखा जाने लगा।
उसका काम था घर को संभालना, बच्चों की परवरिश करना और पति जब दिन भर की लड़ाई लड़कर वापस आए तो उसे आराम देना। समाज ने ये भूमिकाएं बहुत सख्ती से तय कर दी थीं। तो जब मर्दों ने इस नई पब्लिक दुनिया पर अपना हक जमाया, तो जाहिर है उन्होंने इस ताकत का इस्तेमाल अपने अधिकार मांगने के लिए भी किया होगा। क्या स्रोत में जिक्र किया गया चार्टिज्म आंदोलन इसी का नतीजा था? हाँ, चार्टिज्म इसी का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। ये 19वीं सदी का एक जबरदस्त आंदोलन था, जिसे मुख्य रूप से मजदूर वर्ग के पुरुषों ने चलाया। उनकी मांगें सीधी और साफ थीं। पहली, सभी वयस्क पुरुषों को वोट देने का अधिकार मिले, चाहे उनके पास अपनी संपत्ति हो या नहीं। और दूसरी, फैक्ट्री में काम के घंटे 12-14 से घटाकर 10 किए जाएं। तो ये दिखाता है कि पुरुष अपने राजनीतिक और आर्थिक अधिकारों के लिए कैसे एकजुट हो रहे थे। बिल्कुल, लाखों लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। ये पब्लिक स्पेस में मर्दों की बढ़ती ताकत का सबूत था। ये तो हुई मर्दों की बात, लेकिन औरतें जिन्हें इस पब्लिक स्पेस से बाहर रखा जा रहा था, क्या वे चुपचाप घर में बैठी थीं? उन्होंने अपनी आवाज कैसे उठाए? नहीं, वे चुप नहीं थीं, लेकिन उनकी लड़ाई ज्यादा मुश्किल थी। उन्हें तो पहले इस बात के लिए लड़ना था कि उन्हें पब्लिक स्पेस में आने का हक भी है या नहीं। उन्होंने धीरे धीरे संगठित होना शुरू किया। शुरुआत में उनकी मांगें बहुत बुनियादी थीं, जैसे अपने नाम पर संपत्ति रखने का अधिकार या तलाक के बाद बच्चों को अपने पास रखने का अधिकार। और फिर सबसे बड़ी लड़ाई शुरू हुई वोट के अधिकार के लिए, जिसे सफ्रेज मूवमेंट कहते हैं। यह एक बहुत लंबी और कठिन लड़ाई थी, जिसकी नींव इसी दौर में पड़ी। तो एक तरफ लोग सफ़ों पर अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे थे, लेकिन उनकी जिंदगी सिर्फ संघर्ष तो नहीं थी। जब वो 12 घंटे की थका देने वाली शिफ्ट के बाद फैक्ट्री से बाहर निकलते थे, तो वो क्या करते थे? उनके मनोरंजन की दुनिया कैसी थी? मनोरंजन की दुनिया भी समाज की तरह ही वर्ग में बटी हुई थी। सबसे ऊपर इंग्लैंड के 300-400 सबसे अमीर और कुलीन परिवारों के लिए एक खास सालाना जलसा होता था, जिसे लंदन सीजन कहते थे। ये उनके लिए एक तरह का सोशल कैलेंडर था, जिसमें वो ओपेरा, थिएटर और बड़े-बड़े म्यूजिक कॉन्सर्ट में जाते और अपनी दौलत और रुतबे का प्रदर्शन करते। ये तो आम आदमी की दुनिया से कोसों दूर था। बिल्कुल। और आम आदमी, मजदूर वर्ग कहाँ जाता था? मेरी कल्पना में तो उस दौर के पब बहुत शोर शराबे वाली और सिर्फ शराब पीने की जगह थी। क्या ये सच है या वहाँ कुछ और भी होता था? आपकी कल्पना कुछ हद तक सही है, लेकिन पब उससे कहीं ज्यादा थे। मजदूरों के लिए पब उनके सोशल क्लब की तरह थे। वो वहां दिन भर की थकान मिटाने आते थे, दोस्तों से मिलते थे, खबरें साझा करते थे। कई बार तो वहीं बैठकर राजनीतिक योजनाओं पर भी चर्चा होती थी। पब सिर्फ शराब पीने की जगह नहीं, बल्कि समुदाय के जुड़ने का केंद्र थे। अच्छा। स्रोत में जो तस्वीरें हैं, उनमें आप देख सकते हैं कि कैसे नाविक एक पब में जमा हैं या एक सराय के बाहर गाड़ियां खड़ी हैं। ये आम लोगों की जिंदगी के अहम अड्डे थे। ये तो लोगों के अपने बनाए हुए मनोरंजन के अड्डे थे, लेकिन एक समय के बाद सरकार ने भी इस मामले में दखल दिया। पब्लिक लाइब्रेरी, आर्ट गैलरी और म्यूजियम खोले गए। सरकार अचानक से आम लोगों के मनोरंजन में इतनी दिलचस्पी क्यों लेने लगी? क्या इसके पीछे कोई और मकसद था? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। सरकार का मकसद सिर्फ मनोरंजन देना नहीं था, बल्कि लोगों को शिक्षित करना और उनमें एक खास तरह की भावना पैदा करना था। वो चाहते थे कि मजदूर वर्ग अपने इतिहास को जाने, ब्रिटिश साम्राज्य की ताकत और उसकी उपलब्धियों को देखें और उस पर गर्व करें। ओह, तो ये राष्ट्र निर्माण का एक नया तरीका था। बिल्कुल, है ना। सरकार समझ गई थी कि अगर लाखों लोगों को एक ही इतिहास दिखाया जाए, एक ही कला दिखाई जाए, तो उनमें एक साझा पहचान, एक ब्रिटिश होने का गर्व पैदा किया जा सकता है। म्यूजियम एक तरह का वैचारिक हथियार बन गया था। और क्या ये तरीका काम कर रहा था? क्या लोग इन जगहों पर जा भी रहे थे? आंकड़े तो यही बताते हैं। स्रोत में एक बहुत दिलचस्प उदाहरण है ब्रिटिश म्यूजियम का। जब 1810 के आसपास इसमें एंट्री मुफ्त की गई, तो शुरुआत में साल के करीब 15,000 लोग ही आते थे। लेकिन 1824-25 तक ये संख्या बढ़कर लगभग 1,27,000 हो गई और 1846 आते आते ये आंकड़ा 8,25,000 को पार कर गया। 8 लाख से ज्यादा लोग, ये तो वाकई बहुत बड़ी संख्या है। हाँ, ये दिखाता है कि आम लोग बड़ी संख्या में इन जगहों पर जा रहे थे और सरकार का मकसद काफी हद तक पूरा हो रहा था। और म्यूजियम के अलावा म्यूजिक हॉल भी बहुत लोकप्रिय हुए। लेकिन जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा हैरान किया, वो है छुट्टियों का चलन। आज तो हम सबके लिए साल में एक बार छुट्टी पर जाना आम बात है, लेकिन उस समय मजदूरों के लिए ये कैसे संभव हुआ? जैसे अब हजारों लोग कम खर्चे में एक साथ कहीं दूर जा सकते थे। और मजदूरों को समुद्र किनारे जाने के लिए प्रोत्साहित किया गया।
स्रोत में ब्लैकपूल नाम की एक मशहूर जगह का उदाहरण है। हाँ, मैंने पढ़ा। 1883 में वहां 10 लाख से ज्यादा लोग छुट्टियां मनाने गए थे और सोचिए 1939 तक ये संख्या बढ़कर 70 लाख तक पहुंच गई। 70 लाख? ये तो अविश्वसनीय है। पहली बार ऐसा हो रहा था कि सिर्फ अमीर ही नहीं, बल्कि आम मजदूर भी अपने परिवार के साथ छुट्टी मनाने जा पा रहा था। हाँ, और ये दिखाता है कि औद्योगिक शहर ने जहां एक तरफ लोगों से बहुत कुछ छीना, वहीं दूसरी तरफ उन्हें कुछ नया दिया भी। जिंदगी कठिन थी, लेकिन उसमें मनोरंजन और आराम के लिए भी छोटी छोटी खिड़कियां खुलने लगी थीं। स्रोत में जो तस्वीरें हैं वो इस बंटवारे को साफ दिखाती हैं। एक तरफ अमीरों के शानदार प्लेजर गार्डन है और दूसरी तरफ मजदूरों के साधारण सराय और नाविकों के अड्डे। तो अगर हम इन सारी कड़ियों को जोड़ें तो एक बहुत साफ तस्वीर उभरती है। औद्योगिक शहर सिर्फ ऊंची चिमनियां और धुआं उगलती फैक्ट्रियां नहीं था, ये एक सामाजिक भूचाल था जिसने हर चीज को बदल दिया। बिल्कुल। इसने परिवार की परिभाषा बदल दी, मर्द और औरत के बीच एक नई रेखा खींच दी और समाज में अमीर और गरीब के बीच की खाई को और भी गहरा कर दिया। लेकिन इसी उथल-पुथल के बीच से नए अवसर भी पैदा हुए। मजदूरों को अपनी आवाज उठाने का मंच मिला, औरतों ने अपने अधिकारों की लड़ाई की नींव रखी और आम इंसान को मनोरंजन के वो साधन मिले जिनकी वो पहले कल्पना भी नहीं कर सकता था। सही कहा। आज हम जिस समाज में रहते हैं उसके कई अच्छे बुरे पहलुओं की जड़ें उसी दौर में हैं। हमारे अधिकार, हमारे रिश्ते, यहाँ तक कि हमारी छुट्टियां मनाने का तरीका भी सब उसी दौर की देन है। और शायद यही इतिहास को समझने का सबसे दिलचस्प पहलू है। हम आज जो भी हैं, वो कल लिए गए फैसलों और कल हुए बदलावों का नतीजा है। और ये हमें आज के लिए एक बहुत ज़रूरी सवाल पर छोड़ जाता है। स्रोत में हमने देखा कि कैसे 19वीं सदी में सरकार ने लोगों में गर्व की भावना जगाने और उन्हें एक खास दिशा में शिक्षित करने के लिए म्यूजियम जैसे मनोरंजन के साधन बनाए। ये सोचने वाली बात है कि आज की डिजिटल दुनिया में हमारे मनोरंजन को, चाहे वो सोशल मीडिया हो, OTT प्लेटफॉर्म्स हो या ऑनलाइन गेम्स, कौन आकार दे रहा है और किस उद्देश्य से।